हेलो स्टूडेंट, वेलकम। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को आँख के बारे में बता दिया था। इस वाले टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ जो ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क के बारे में हम समझने वाले हैं। इस टॉपिक में मैं आप सभी को बताऊंगा जो मानव मस्तिष्क का जो भी पार्ट होता है वो कैसे कैसे काम करता है और कौन से पार्ट का क्या नाम है, इसके सारे पार्ट्स को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम यहाँ पर टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मानव मस्तिष्क को समझने से पहले, ह्यूमन ब्रेन को समझने से पहले इससे रिलेटेड एक और चीज़ को समझ लेते हैं जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। देखिए सबसे पहले समझिए सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम, तो सिस्टम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए जब कई चीज़ आपस में जुड़ी हुई रहती हैं और सभी मिल करके एक अच्छा काम परफॉर्मेंस करते हैं, बढ़िया से काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर क्या है, एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के साथ हम इसमें लैपटॉप कनेक्ट करेंगे या फिर ETC कोई पिन ड्राइव कनेक्ट करेंगे। यह सब सारे चीज़ मिला करके हम क्या बोलेंगे? इसको सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टम। नहीं समझ में आए? देखिए यदि बोलचाल के भाषा में हम क्या कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह कंप्यूटर जो है वो एक चीज़ से नहीं बनी हुई है, एक ही चीज़ से मतलब मिलकर के नहीं चलता है। इसके लिए माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, हार्ड ड्राइव चाहिए, बहुत सारे ऐसे प्रिंटर चाहिए, बहुत सारी चीज़ क्या होता है आपस में जुड़ी हुई रहती है। जब बहुत सारे चीज़ को हम आपस में जोड़ते हैं तो एक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम। सिस्टम तो समझ गए, जो बहुत सारी चीज़ आपस में जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस का मतलब होता है तंत्रिका। नर्वस का मतलब क्या होता है? तंत्रिका। और तंत्रिका, जब बहुत सारी तंत्रिका आपस में जुड़ेगी तो उसी को बोलेंगे नर्वस सिस्टम। सिंपल भाषा में उसी क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम। मतलब बहुत सारी तंत्रिका आपस में जुड़ी हुई रहेगी तो क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम। देखिए यह चीज़ क्या है, हमारी ब्रेन जो वर्क करवाता है किसी भी चीज़ से। जैसे हमको बोलेगा, हम बोलेंगे हाथ को उठाओ, ब्रेन बोलेगा हमारे हाथ को उठाने के लिए। यह हाथ जो उठेगा, ये तो ब्रेन तो हमारा यहाँ पर है और हाथ मेरा यहाँ पर है, पैर हमारा यहाँ पर है, तो वो किसके जरिए कहेगा? तो नर्वस सिस्टम के जरिए कहेगा। क्या कहेगा? नर्वस सिस्टम को कहेगा तुम जाओ इसको संवेदना करो, उसको संवेदना करो, जो इसको यहाँ से उठाना है, लेफ्ट करना है। ठीक है, तो चलिए, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है और जो भी ब्रेन को अपना करवाने का काम होगा, जो भी ब्रेन का काम होगा वो नर्वस सिस्टम को देगा। नर्वस सिस्टम के जरिए वहां तक पहुंचेगा और वहां पर प्रॉपर वे से काम होगा। ठीक है, आई होप कि नर्वस सिस्टम समझ में आ गया होगा आप लोगों का। जब बहुत सारी चीजें नर्वस तंत्रिका आपस में जुड़ी हुई रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। चलते हैं अब ब्रेन के ऊपर। देखिए ब्रेन जो होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ब्रेन ही हमारा शरीर को कंट्रोल करता है। हमें किस तरह से मूव करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, किधर क्या करना है, यह ब्रेन का ही काम है। ब्रेन ही सबको डिसाइड करता है, भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। तो यह हमारा शरीर के सबसे अहम हिस्सा है। कह सकते हैं कंप्यूटर में जिस तरह से रैम की कैपेसिटी होती है, मदरबोर्ड होता है, यही क्या है? ये इसका मदरबोर्ड है हमारे शरीर का। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ब्रेन, क्योंकि ब्रेन नहीं रहेगा तो हम कोई भी चीज़ बढ़िया से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यह बहुत नाजुक भी चीज़ होती है और जाकर आगे हम समझते हैं। देखिए अब जब यह इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको रक्षा देना भी जरूरी है, इसको रक्षा देना भी जरूरी है। जैसे PM को मान लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मान लीजिए, यह क्या है? देश के प्रधानमंत्री है, तो उसको बहुत सारी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, बहुत चीज़ों की सुविधा देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यह जो है हमारे भारत का प्रधानमंत्री हो गया तो उसको सेफ्टी देना जरूरी है। हमारे शरीर का प्रधानमंत्री मान लीजिए क्या है? ब्रेन है, इसको सेफ्टी भी देना जरूरी है। तो यहाँ पर इसको सेफ्टी देने के लिए क्या किया जाता है? क्रेनियम नामक बोन्स, क्या? क्रेनियम नामक बोन्स से क्या होता है? ढकी हुई रहती है। जैसे मान लीजिए हमारा ब्रेन है, ब्रेन तो अंदर में है, बाहर तो है नहीं, ब्रेन अंदर में है, लेकिन ब्रेन जो ढकी हुई है वो किससे ढकी हुई है? क्रेनियम नामक बोन्स से ढकी हुई है। क्रेनियम नामक बोन्स से ढकी हुई है, यही उसकी क्या करती है? रक्षा करती है। यह बोन्स जो होता है यह 8 ग्रुप का होता है। यह 8 ग्रुप का एक बोन्स होता है जिसमें 8 अलग अलग कैटेगरीज का बोन्स मौजूद रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे, जो यह 8 क्रेनियम नामक बोन्स से क्या होती है? ढकी हुई रहती है, ताकि उसमें कोई चोट ना लग सके, सेफ्टी के लिए। अब देखिए 8 जो क्रेनियम नामक बोन्स है वह एक दूसरे से अटैच रहता है, एक दूसरे से क्या रहता है? ज्वाइंट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है और मस्तिष्क को ढक करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये तो आपका स्किन हो गया, इसके नीचे क्या हो गया? ब्रेन,
क्रेनियम नामक बोन्स। और ये बोन्स जो है 8 प्रकार का बोन्स है और 8 बोन्स जो है एक दूसरे के संपर्क में जुड़ा हुआ है। अब एक बात बताइए, यदि हमें किसी चीज को लटकाना है, मान लीजिए ऐसे लटकाना है हमें किसी चीज से, इसके लिए आपको इस बीच में कोई सपोर्ट देना पड़ेगा, या तो आप फेविक्विक से चिपकाइए या फिर रस्सी से बांधिए या फिर कुछ कीजिए। तो यहाँ पर भी यही बात है, यदि 8 बोन्स को हम आपस में मिलाते हैं, 8 बोन्स क्या करते हैं आपस में मिलाते हैं, तो किस चीज के जरिए मिलाते हैं, तो यहाँ पर हम ज्वाइंटेड करते हैं फेबरस ज्वाइंट से। इस जोड़ को हम क्या बोलते हैं, फेबरस ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, फेबरस ज्वाइंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रेशेदार जोड़। यदि एग्जाम में पूछेगा जो क्रेनियम नामक बोन्स जो होती है 8 ग्रुप का, वह किस चीज से जुड़ी हुई रहती है, तो बोलेंगे फेबरस ज्वाइंट। इस जोड़ का नाम क्या है, फेबरस ज्वाइंट। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमारा ब्रेन जो होता है वो बहुत नाजुक होता है, और जो हमारा बोन्स है, क्रेनियम नामक बोन्स है, वो बहुत कठोर होता है। अब एक आप बताइए, यदि कोमल चीज को किसी कठोर चीज से आपस में टकराव हो जाएगा तो क्या होगा, सूजन हो सकता है, सूजन हो सकता है ना, मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारी भी उत्पन्न हो सकता है। अब यहाँ पर भगवान ने क्या कहा, दिमाग लगाया उसने भी, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेन है नाजुक और हमारा जो ऊपर का पार्ट है क्रेनियम नामक बोन्स वो क्या है, मजबूत है, तो हम एक काम करते हैं उसके बीच में एक पतली झिल्ली लगा देते हैं। क्या करते हैं, इसके बीच में एक पतली झिल्ली लगा देते हैं, उसका नाम दे दिया मेनिंजॉइट। क्या नाम दे दिया, मेनिंजॉइट। अब यहाँ पर फिगर में देखिए, यहाँ पर जूम करके बताया गया है, देख लीजिए, यह हमारा क्या होगा, ब्रेन हो गया। क्या हो गया, ब्रेन। ये हमारा क्या होगा, ब्रेन हो गया। ठीक है, और सबसे ऊपरी हिस्सा क्या हो गया, क्रेनियम नामक बोन्स हो गया। क्या हो गया, क्रेनियम नामक बोन्स हो गया, जो हमें ब्रेन की सेफ्टी देता है। ठीक है, उसके बीच में आप यहाँ पर उजला वाला पार्ट जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेनिंजाइट। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइट। यह एक उजली थैली की तरह होती है जो ब्रेन को कवर करके रखता है, और उस मेनिंजाइट के ऊपर से क्रेनियम नामक बोन्स रहती है, ताकि एक दूसरे के संपर्क में ना आए। जब भी एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो सूजन हो सकता है रगड़ात के कारण, घर्षण के कारण, इसीलिए इसके बीच में क्या दे दिया, मेनिंजॉइट का नाम का एक पतली झिल्ली दे दिया, थैली दे दिया, जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क रहता है। ठीक है, चलिए, हमारा ब्रेन का जो वजन होता है, हमारे ब्रेन का एग्जाम में एक्चुअली पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है जो ब्रेन का वजन कितना होता है ना, तो ब्रेन का वजन जो होता है वो 1300 ग्राम, 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के अराउंड में रहता है। अराउंड कह सकते हैं 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में रहता है। यह डिपेंड पड़ता है इंसान के ऊपर, कितना बड़ा इंसान है कितना बड़ा नहीं है ना, इसके बीच में ही इसका वजन रहता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, क्रेनियम नामक बोन्स समझ में आ गया। ठीक है, मेनिंजॉइट समझ में आ गया। क्या है मेनिंजॉइट, तो ब्रेन और क्रेनियम नामक बोन्स को टकराव के बचाने के लिए इसमें क्या लगा दिया, मेनिंजॉइट नाम का एक पतली झिल्ली लगा दिया। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब होता क्या है, मान लीजिए आपको सर में क्या लगा, चोट लग गया, या फिर कोई मारा, यहाँ पर क्या किया, आपके सर को कोई ऐसे मारा यहाँ पर। ऐसे तो एक्चुअली मारना नहीं चाहिए, सर के ऊपर कहीं पर भी, शरीर के कहीं पार्ट पर लगा दो, लेकिन सर के ऊपर भी नहीं मारना चाहिए। क्यों, यहाँ पर समझिए, देखिए, यदि हमारे ब्रेन के ऊपर कोई हिट करता है, मारता है, तो यह हमारा क्रेनियम नामक बोन्स जो है, जो सेफ्टी प्रदान करता है ब्रेन को, वह बर्दाश्त कर लेता है। वह क्या करता है, बर्दाश्त कर लेता है, वह अंदर चोट नहीं जाने देता, वो अपने, क्योंकि वो तो काफी टफ है ना, देखिएगा तो क्या लग रहा है आपको, टफ लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है ना, ये क्या है, काफी टफ है, मतलब मजबूत है, या ब्रेन को ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाने देता है। लेकिन कभी काल क्या होता है, कोई बहुत जोर से मार देता है, क्या करता है, बहुत जोर से मार देता है, जिसके कारण क्या करता है, क्रेनियम नामक बोन्स जो होता है वह इसको बर्दाश्त नहीं करता है। वह इसको क्या करता है, बर्दाश्त, भाई इसका जितना कैपेसिटी होगा उतना ही बर्दाश्त करेगा ना, वो तो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वह चोट लग जाता है। कहाँ पर, मेनिंजॉइट पर चोट लग जाता है। कहाँ पर चोट लग जाता है, मेनिंजॉइट पर। और मेनिंजॉइट क्या है, जो ब्रेन को और क्रेनियम नामक बोन्स के बीच में संपर्क तोड़ने के लिए दिया हुआ रहता है, जो दोनों में लगाव नहीं हो इसके लिए दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए, तो चोट लग जाता है इस पर, और जब यह मेनिंजॉइट पर चोट लगा तब ये एक रोग उत्पन्न हो जाता है। तब ये क्या होता है, ब्रेन में एक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसको मेनिंजाइटिस नामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस नामक रोग कहते हैं। अंडरस्टैंड, चलिए यहाँ पर चारों पॉइंट समझ में आ गया। ब्रेन की रक्षा कौन करती है, क्रेनियम नामक बोन्स, जिसकी संख्या कितनी होती है, 8 संख्या होती है, 8 हड्डियों का एक ग्रुप होता है। ठीक है, चलिए, यह जो जुड़ा हुआ रहता है, किससे जुड़ा हुआ रहता है, फेबरस ज्वाइंट से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम हिंदी में रेशेदार जोड़ कहते हैं। और हमारी ब्रेन की जो
वजन होता है वह साढ़े 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हमने बता दिया, अगर हमारे ब्रेन पर चोट लगता है और हमारा क्रेमियम नामक बोन्स चोट बर्दाश्त नहीं करके वो नीचे भेज देता है, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस पर चोट लग जाता है, तो जिसके कारण एक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसका बोलते हैं हम मेनिंजाइटिस रोग बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, समझिए, कह रहा है, अब यहां पर समझिए, जो ब्रेन जो है आखिर बना किसका है, ब्रेन किसका बना हुआ है, ब्रेन में क्या क्या भूमिका है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, जो ब्रेन वर्क कैसे करता है ना। देखिए हमारा ब्रेन जो है, मानव मस्तिष्क जो है न्यूरॉन सेल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? न्यूरॉन सेल का। यह न्यूरॉन सेल जो है हमारी शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है। न्यूरॉन सेल जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, सबसे बड़ी नहीं, सॉरी, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या हो? न्यूरॉन कोशिका है, यह सबसे लंबी कोशिका है। इसका सबसे बड़ी खराबी क्या होता है? इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, रीजेनरेशन नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं होता, कंस्ट्रक्शन नहीं होता है इसमें। अब कहने का सिंपल उदाहरण देखिए, यदि इसमें एक को सेल डैमेज हुआ तो दोबारा से क्या होगा? बनेगा नहीं, अपने आप बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम नहीं होने की वजह से इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन नहीं, जैसे सिंपल यहाँ पर समझ लीजिए, यदि मान के चलिए आपके हाथ पर चोट हो गया, घाव हो गया, चोट की वजह से क्या हो गया? घाव हो गया, तो आप गौर कीजिएगा कुछ दिन में वो रिपेयर हो जाता है। क्या होता है? कुछ दिन में धीरे धीरे क्या होता है? रिपेयर होने लगता है। लेकिन हमारे क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सेल होता है उसमें सेंट्रोसोम होता है, और उसमें सेंट्रोसोम होने की वजह से वो रिपेयर हो जाता है, उसमें रिप्रोडक्शन का कारण, रिप्रोडक्शन क्षमता है वो रिपेयर कर देता है। लेकिन ब्रेन में जो है न्यूरॉन सेल पाया जाता है, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है, और वही सेंट्रोसोम नहीं होने की वजह से इसमें क्या होता है? जो रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यदि एक को सेल मरा इसमें तो वो दोबारा नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं बाबू, कहीं पर भी जाओ, बाइक से आप कहीं पर भी जाओ, चाहे आपके पिताजी जाए, कोई जाओ, ठीक है, तो कुछ भी करो लेकिन हेलमेट जरूर पहन लेना। इसीलिए पुलिस कहता है बाबू, शरीर का कोई अंग बचे न बचे, मस्तिष्क बचा के रखो, ब्रेन बचा के रखो, हेलमेट पहन के रखो। क्यों? क्योंकि शरीर का कोई भी पार्ट तुम्हारा टूट जाएगा, फूट जाएगा, ठीक है, रिपेयर हो सकता है, यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। लेकिन जब यह ब्रेन में चोट लगा तब ये क्या होगा? वहाँ का सेल डिवीजन होता ही नहीं है, रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है ना, कंस्ट्रक्शन का वर्क होता ही नहीं इसमें न्यूरॉन सेल में। तो वो ब्रेन में जब ये चोट लगा तो न्यूरॉन सेल डैमेज, और न्यूरॉन सेल डैमेज होगा तब बनेगा नहीं, और जब बनेगा नहीं तो ब्रेन जल्दी ठीक नहीं होगा। इसीलिए कहता है हेलमेट पहन के रखो, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं। देखिए जब कहीं पर भी शरीर में किसी पार्ट में इन्फेक्शन क्या बोलते हैं, कैंसर होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? जो सेल का डिवीजन जो होता है वो बहुत ज्यादा होने लगता है। मान लीजिए शरीर के किसी पार्ट में क्या होता है? सेल का डिवीजन बहुत ज्यादा होने लगता है, तो वह कैंसर का रूप ले लेता है। क्या करता है? यदि सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा सेल का डिवीजन करने लगा तो वहां पर क्या हो जाता है? कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, यदि शरीर में किसी भी पार्ट में अगर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, यदि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन को बहुत ज्यादा मात्रा में कर देता है तो वह एक कैंसर का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? कैंसर का रूप ले लेता है। तो समझिए वहां पर कैंसर हो जाता है। अब यहां पर समझिए, अगर ब्रेन में सेंट्रोसोम है ही नहीं, सेल में क्या है? सेंट्रोसोम है ही नहीं, तो यहां पर बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होने का बात ही नहीं होता है। यहाँ पर सेल डिवीजन उत्पादन होने का बात ही नहीं होता है। अब आपसे हम पूछते हैं, यदि इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या कैंसर होगा? नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रेन में क्या होता है? कैंसर हो जाता है। अब क्यों होता है इसको समझिए। हम यहाँ पर एक जगह क्या कह रहे हैं, जो मानव मस्तिष्क बना हुआ किसका? न्यूरॉन सेल का बना हुआ। किसका बना हुआ? न्यूरॉन सेल का। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं, जो हमारा मानव मस्तिष्क जो है लगभग 90% ही न्यूरॉन सेल का बना हुआ। कितना? लगभग 90% ही न्यूरॉन सेल का बना हुआ है। बाकी जो 10% है वह न्यूरॉन ग्लियल सेल का बना हुआ है। यहां पर देखिए, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन मत होइएगा। न्यूरॉन सेल और न्यूरॉन ग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल जो 90% ब्रेन में रहता है, और न्यूरॉन ग्लियल सेल होता है 10% लगभग 10% रहता है हमारे मस्तिष्क में, जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। और सेंट्रोसोम पाने की वजह से वह कभी काल क्या करता है? इसमें
सेल का डिवीजन बहुत ज्यादा मात्रा में करने लगता है। और आपको पता ही है यदि किसी शरीर के पार्ट में कहीं पर भी सेल का डिवीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। और हमारा ब्रेन इतना नाजुक है, जो थोड़ा सा ही सेल डिवीजन हुआ, ठीक है, तो कैंसर का रूप ले लेगा। और हमारा ब्रेन इतना नाजुक है जो फर्स्ट स्टेज में इसका क्या होता है, मौत हो जाता है, यहाँ पर बचना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सेल की जो लंबाई होती है उसको हम सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर में देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिगर भी दे दिया आपके लिए। देखिए यह जो है न्यूरॉन सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल। ठीक है, चलिए ये क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, इसके लंबाई को यहां से लेकर के इसको पूरी लंबाई को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, और ये जो सिनेप्स सारे इसके लंबाई क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे। और ये जो टुकड़ा वाला पार्ट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। जैसे यहां पर देख लीजिए, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, एक्सॉन बोलेंगे। एक्सॉन ये सब क्या है, एक्सॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और एक्सॉन जो होता है यह आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती है। गौर कीजिएगा, थोड़ा समझने वाली यहां पर पॉइंट है, देखिए समझिए। ये आपका क्या हो गया, न्यूरॉन सेल हो गया। ठीक है, चलिए, और ये इसकी लंबाई को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, और यह जो इसका पार्ट होता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है उसको एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन इसको बोलते हैं। यह जो होता है एक दूसरे से अटैच नहीं रहता, बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं रहता, इसके बीच में गैप रहता है। और आपको पता ही है यदि सेल जो होता है इसका वर्क क्या करता है, वो काम क्या करता है, जो ब्रेन में संदेश भेजने का काम करता है। कोई भी वर्क करता है, जैसे आंखें देखा तो कहेगा वो फलना बाबू है, मतलब वो ब्रेन में भेजेगा, जिसके जरिए वो सेल के जरिए ही भेजता है। किसके जरिए भेजता है, सेल के जरिए भेजता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो सेल जो है एक दूसरे से अटैच नहीं रहता है। एक दूसरे क्या होता है, अटैच नहीं रहता है, मतलब थोड़ा सा ज्वाइंट हटा हुआ रहता है। अब मान लीजिए दो वायर है, इसको बीच में हम कट कर देंगे तो क्या लाइट जलेगी, नहीं जलेगी ना। तो यहाँ पर मान लीजिए सेल है, यदि बीच में गैप है तो क्या वो इस इधर का संदेश उधर भेज सकता है, नहीं भेज सकता है। और इधर का संदेश इधर भेज सकता है, नहीं भेज सकता है। अब यहाँ पर समझिए, आपको मन में क्वेश्चन आता होगा, तो सर यहाँ पर आप तो बताए जो दोनों ज्वाइंटे नहीं है, तो संदेश कैसे भेजेगा, माइंड कैसे वर्क करेगा। देखिए यहाँ पर जो संदेश यहाँ से यहाँ मान लीजिए जाएगा तो वह सोडियम के जरिए जाता है। किसके जरिए जाता है, सोडियम के जरिए, Na, सोडियम के जरिए। किसके जरिए, सोडियम के जरिए क्या होता है, संदेश इधर से उधर जाता है। जहां पर गैप है वहां पर क्या है, सोडियम है, Na है। अब यहां पर गौर कीजिए, सोडियम जो है वो हमारे शरीर में पसीना के वजह से शरीर से बाहर निकल जाता है। और गर्मी के मौसम में आप देखिएगा, जो अक्सर होता क्या है, आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, कोई कठिन वर्क करते हैं तो आपके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता है, जिसकी वजह से आपका सोडियम क्या होता है, शरीर से पसीना की वजह से बाहर निकलने लगता है। तो आपको कुछ देर बाद जब आप बहुत काम करने लगते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, पता चलता है जो ब्रेन सही से वर्क नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोडियम का कमी हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम का कमी हो गया। अब तुम ही से पूछ रहे हैं, यदि सोडियम का कमी होगा तो क्या संदेश को इधर से उधर भेजेगा, क्लियरली नहीं भेजेगा, क्लियरली नहीं भेजेगा। जब नहीं भेजेगा तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास तो सोडियम नहीं है, आपको क्या किया जाएगा, नमक मिला करके, पानी में नमक मिला करके आप इसको पी लीजिए। पानी में नमक मिला करके पी लीजिए, या फिर ग्लूकोज भी पिया जाता है। क्या किया जाता है, ग्लूकोज भी पिया जाता है, और इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला दिया जाता है। तो गर्मी की वजह से जो पसीना निकला था, बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया तो चक्कर आने भी लगता है, कमजोरी भी होने लगता है। तो उसके लिए चाहिए ग्लूकोज डाल दिया। और यहाँ पर बढ़िया फटाफट काम करने के लिए उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, तो फटाफट दौड़ने लगता है, काम करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम का संख्या क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना सोडियम रहेगा उतना फास्ट ब्रेन काम करेगा, संदेश भेजने में फटाफट संदेश भेजेगा, देखेगा कहेगा वो फलना बाबू है, चिलना बाबू है ना। समझा गया इतना। चलिए अब हम आगे समझते हैं। यहां पर आपको समझ में आ गया, ये ग्लियल सेल हो गया। ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। और ग्लियल कैंसर होने का वजह क्या है, ग्लियल सेल में जो इसका सेल होता है वो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन कर देता है। लेकिन न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें ब्रेन को बहुत ज्यादा सेफ्टी देना पड़ता है, हेलमेट पहनना पड़ता है। क्यों, क्योंकि एक बार चोट लगा, सेल हुआ डैमेज, न्यूरॉन सेल, तो बनने का चांस नहीं है। जब बनेगा नहीं तो हमारा ब्रेन रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पर आ गया आपका पार्ट्स ऑफ ब्रेन।
ब्रेन के पार्ट, ब्रेन के पार्ट। देखिए गौर कीजिए, सही से समझिएगा। यहाँ पर एक्चुअली पार्ट जो है ब्रेन का वो 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। ब्रेन को कितने कैटेगरी में बांट दिया? 3 कैटेगरी में। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। सर अग्र मस्तिष्क क्या होता है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है और पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है, इसको आप बढ़िया से समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए मस्तिष्क को पहले 3 भाग में बांट दिया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है यह बाहरी, सबसे बाहरी परत होता है, बाहरी क्या होता है, सबसे बाहर में होता है अग्र मस्तिष्क, ऊपर वाला पार्ट। ये सब नहीं, ये सब क्रेनियल बोन्स है। इसके नीचे जो ब्रेन होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर मत ध्यान दीजिए, इसके ऊपर क्या है, क्रेनियल नामक बोन्स है। तो बोन्स के बारे में हम भी बात नहीं कर रहे, हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। बोन्स का काम खत्म हो गया। ये देखिए यह सब क्या है, अग्र मस्तिष्क है। ये सब क्या है, अग्र मस्तिष्क है। तो कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क वो ब्रेन का बिल्कुल 60-65% अकेले रहता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, बाकी में 2 एडजस्ट करता है। तो अग्र मस्तिष्क बहुत बड़ा पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। यह सबसे ऊपरी हिस्सा रहता है, यह ब्रेन का सबसे ऊपरी हिस्सा रहता है। कौन? अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है यह बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल बीच में अंदर होता है। अग्र मस्तिष्क के अगर कपार को खोद के, मस्तिष्क को खोद के जाइएगा अंदर में, तब जाकर आपको पता चलेगा मध्य मस्तिष्क, बीच का मस्तिष्क। और यहाँ पर तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। क्या? पश्चिम मस्तिष्क। यह जो है यह ब्रेन के पीछे वाला साइड में है। यहाँ पर यह ब्रेन के क्या है, पीछे वाला साइड में है। आप यहाँ पर गौर कीजिए, यह जो ब्रेन है इसको हम बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ पर आप दूसरा कलर ले लेते हैं, चलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ से यहाँ तक अग्र मस्तिष्क, ठीक है, ये बीच वाला मध्य मस्तिष्क और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क हो जाएगा, तीनों पार्ट। अब हम एक एक करके तीनों पार्ट को बढ़िया से समझेंगे, क्लियरली से समझेंगे, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क की तरफ। देखिए पहले समझ ले, मस्तिष्क को 3 पार्ट में बांट दिया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं अग्र मस्तिष्क। 3 पार्ट का पहला पार्ट, तीनों पार्ट का जो हम बना उसका पहला पार्ट अग्र मस्तिष्क। देखिए यहाँ पर, चलिए अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट में कैटेगरी में बांट दिया, अग्र मस्तिष्क को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया। सबका काम अलग अलग होता है, देखेगा तो अलग चीज देखेगा, ठीक है। हमारा मेमोरी पावर जो काम करेगा वो अलग चीज काम करेगा, सुनेगा सो अलग चीज काम करेगा, खाना वाना को पचाने का काम अलग चीज करेगा। मतलब सबका अलग अलग काम बांट दिया गया है। सबका क्या किया गया, अलग अलग काम बांट दिया गया है। इसको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए अग्र मस्तिष्क को 3 पार्ट में बांट दिया, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तीनों पार्ट को समझेंगे। सेरिब्रम का क्या काम है, थैलेमस का क्या काम है और हाइपोथैलेमस का क्या काम है। देखिए सेरिब्रम जो होता है वह परम मस्तिष्क में होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है, जिसका नाम परम मस्तिष्क में दिया गया है। क्या दिया गया है, सेरिब्रम को परम मस्तिष्क भी बोलते हैं। वह जो है ब्रेन का 60%, अप्रोक्सीमेटली लगभग 60% वह अकेले यूज कर लेता है ब्रेन को, और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है। देखिए इसका काम क्या होता है, यह याददाश्त क्षमता, याददाश्त, मेमोरी पावर जिसको हम बोलते हैं, मेमोरी पावर, नई नई चीजों को सीखना। जिसके पास सेरिब्रम जितना ज्यादा तेज रहेगा वो उतना ज्यादा एक्टिव रहता है। हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, इधर का काम भी कर ले, उधर का भी काम कर ले, पढ़ाई के साथ साथ हम खेल भी ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। मतलब जिसका समझे सेरिब्रम तेज है, ठीक है, याददाश्त क्षमता तेज है, तो वो जिज्ञासु रहता है, हमेशा क्या रहता है, जिज्ञासु रहता है। जो हमें ये भी करना है, वो भी करना है, इधर भी कर ले, उधर भी कर ले, है ना। और दूसरी बात, उसको पढ़ने में भी मन लगता है। पढ़ने में क्या होता है, मन लगता है। एक बार पढ़ लिया, याद हो गया। स्टूडेंट को क्या होता है, यदि ये जो जिसका सेरिब्रम कम रहता है, कमजोर रहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारा सेरिब्रम थोड़ा बहुत कमजोर है, तेज कर इसको। देखो यदि जिसका सेरिब्रम क्या रहता है, कमजोर रहता है, समझा रहा बात, तो वह उसको पढ़ने में मन नहीं लगे। क्यों? क्योंकि आगे पढ़ेगा, पीछे बिसर जाएगा। अरे बुखलोलवा कहीं का, पहलू का क्वेश्चन याद किया, दूसरा बार बिसर गया। जा काय कि इसका सेरिब्रम क्या है, कमजोर है, ठीक है। जिसका सेरिब्रम तेज रहेगा वो आगे फटाफट पढ़ते जाएगा, याद कर होते जाएगा, फटाफट पढ़ते जाएगा, याद होते जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सेरिब्रम तेज है। कहेंगे सर सबका सेरिब्रम एक ही रंग नहीं होता है। नहीं, सबका सेरिब्रम क्या होता है, अलग अलग टाइप का कैटेगरी है। किसी का मेमोरी पावर बहुत ज्यादा रहता है, किसी का मेमोरी पावर बहुत कम रहता है। किसी को देखिएगा, जो कोई विद्यार्थी पढ़ता है फटाक से याद हो जाता है, और किसी को देखिएगा, कहेगा ओहो शायद आपको कहीं हम देखे हैं। अच्छा आप मेरे वो चाचा का लड़का है ना। अच्छा देखो अब अजीब हाल है भाई, चाचा का लड़का जो हमेशा उसके साथ रहता है,
उसको भी नहीं पहचान पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मेमोरी पावर जो है, सेरिब्रम जो है वो कमजोर है। जिसका सेरिब्रम तेज है, तुरंत पढ़ेगा, तुरंत याद होगा। चलिए ठीक है, तो सेरिब्रम का काम क्या है? याददाश्त क्षमता को बढ़ाए रखता है। ठीक है, जिसका सेरिब्रम जितना तेज रहता है वो उतना जल्दी इसको याद हो जाता है, जिसका सेरिब्रम कम रहता है उसको बहुत ज्यादा तुरंत याद नहीं हो जाता। नई नई चीजों की सब सीखने की क्षमता रहता है उसके पास। ठीक है, चलिए अब आते हैं थैलेमस पर और हाइपोथैलेमस। देखिए नाम दोनों का लगभग सेम है, तो काम भी लगभग क्या होगा? सेम ही होगा। देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इस दोनों का काम क्या है? शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना। शरीर को टेम्परेचर को क्या करता है? वातावरण का आभास कराता है। सॉरी, मेंटेन नहीं, आभास कराना। ठीक है, बाहर में क्या आभास कराना। यहां पर देखिए थैलेमस का जो है काम क्या है? बाहरी वातावरण का, शरीर के बाहर क्या क्या चल रहा है? गर्मी चल रहा है, ठंडी चल रहा है, मौसम कैसा है, बरसात है, क्या है, वह क्या करे? थैलेमस का काम है। लेकिन हाइपोथैलेमस का काम क्या है? वो भी कंट्रोल करता है वातावरण का, वो भी कंट्रोल करता है, लेकिन कहां पर? शरीर के अंदर में। कहां पर? शरीर के अंदर में। समझा बात? नहीं समझ में आया? देखो थैलेमस जो होता है वह शरीर के बाहरी के वातावरण को आभास कराएगा। गर्मी लगेगा, कहेगा भाई गर्मी है। कौन? थैलेमस। ठीक है, ठंड लग रहा है, कहेगा ठंडा है, बाहर का। यदि हमारे शरीर के अंदर यदि गर्मी लग रहा है तो पसीने का कहेगा पसीना निकल फटाफट, गर्मी लग रहा है, तो हाइपोथैलेमस का काम करेगा। मतलब शरीर के अंदर जितना भी टेम्परेचर मेंटेन करेगा वो हाइपोथैलेमस करेगा, और जो बाहरी काम करेगा वो थैलेमस करेगा। ठीक है, तो बाहरी वातावरण का आभास करेगा कौन? थैलेमस। देखो आउटवर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करना। गर्मी लगा, थैलेमस बताएगा। ठीक है, ठंडी लग रही है, थैलेमस बताएगा। बरसात का मौसम है, थैलेमस बताएगा। ठीक है, कहीं पर आग लग रही है, हमें तपती आ रहा है, तपती का मतलब जो गर्मी का एहसास हो रहा है, कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। ठीक है, यदि शरीर के अंदर में कहेगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो पसीने की वजह से निकाल दो, है ना। ठंड लग रही है तो हमको कंबल दो, कौन कहेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है जो शरीर के अंदर का टेम्परेचर का मेंटेन कर रखना है। अब देखिए हाइपोथैलेमस जो है यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसी से सबका नेचर डिसाइड होता है। इसी से सबका क्या होता है? नेचर डिसाइड होता है, जो कौन किस किस्म का आदमी होता है। इसी के वजह से क्या होता है? गुस्सा आता है। ठीक है, जिसका हाइपोथैलेमस जितना ज्यादा रहेगा उसको उतना ज्यादा गुस्सा आएगा। ठीक है, जिसका हाइपोथैलेमस जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ज्यादा लाल पीला करता रहता है। लाल पीला का मतलब समझ रहे हो? लाल पीला का मतलब चक्कर दक्कर ज्यादा करेगा, चक्कर पकड़ ज्यादा करेगा, है ना, इधर उधर ज्यादा करेगा। तो जिसका हाइपोथैलेमस क्या होता है? ज्यादा रहता है, वो उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, चक्कर दक्कर बेसी करेगा। अपने अनुसार इसको मेंटेन कैसे करे? तो हाइपोथैलेमस बढ़ने का मेन कारण क्या होता है? शरीर में सल्फोनिक एसिड बढ़ जाने के कारण, या फिर उत्तेजित भोजन करने का। उत्तेजित भोजन का मतलब लहसुन प्याज ज्यादा खाने, मसालेदार भोजन ज्यादा करना। तो इस सबसे क्या होता है? हाइपोथैलेमस का जो एक्टिविटी होता है बढ़ जाता है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में होता है, इसका बढ़ जाता है। तो इसको कंट्रोल करके रखिएगा। जो लहसुन प्याज जो ज्यादा खाते हैं वो थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ज्यादा शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेहतर चीज है। जितना कम रहेगा उतना गुस्सा भी कम आएगा। ठीक है, लाल पीला हरा भी कम कीजिएगा। अब देखिए गौर कीजिएगा एक बात को, जो साधु संत जो होता है वो लहसुन प्याज नहीं खाता है। पता है इसको? किसको पता है? पता है ना। देखो साधु संत जो होता है वो लहसुन प्याज नहीं खाता। क्यों? इसका मेन रीजन क्या है? यदि उसको पता है यदि हम लहसुन प्याज खाएंगे तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब ये हाइपोथैलेमस बढ़ेगा तो हम लाल पीला हरा करने लगेंगे, चक्कर पकड़ करने लगेंगे, तो हम भी चले जाएंगे कहां पर? श्रेणी में। इसीलिए होशियार रहता है वो सब लहसुन प्याज खेबे नहीं करेगा। जो ना खाएंगे लहसुन प्याज, ना हमारा हाइपोथैलेमस बढ़ेगा, ना हाइपोथैलेमस बढ़ेगा तो हम इधर उधर ज्यादा करेंगे नहीं, मेंटेन रहेगा। इसीलिए साधु सब क्या करता है? लहसुन प्याज नहीं खाता है। ठीक है, कभी कभी गाँव का महिला सब तो लेडीज जेंट्स सब भी लहसुन प्याज खाना बंद कर देता है। बकलवा 2 दिन नहीं खाएगा तो क्या तेरा हाइपोथैलेमस वैसे ही रह जाएगा? कम हो जाएगा? नहीं, हमेशा के लिए रखिए, थोड़ा कम कीजिए। खाइए, मना नहीं है, बट थोड़ा कम कीजिए, है ना। मसालेदार भोजन नहीं करना है। इससे क्या होता है? शरीर का हाइपोथैलेमस बढ़ता है, उसमें शरीर में गर्मी भी बढ़ जाती है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आने लगता है। ठीक है, चलिए यही जो हाइपोथैलेमस है वही बहुत चीज कर रहा था, जैसे प्रेम, जैसा भी बताया था मैंने, घृणा, है ना, भूख, प्यास, गुस्सा, पसीना, ये सब जितना काम देखता है सब कौन देखता है? हाइपोथैलेमस देखने का काम है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समराइज कर लीजिए समय के तौर पर। अग्र मस्तिष्क का 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है? यह याददाश्त क्षमता होता है, हमारी ब्रेन मेमोरी पावर होता है।
देखिए जब कभी होता क्या है, यदि जिसका सेरिब्रम तेज रहता है वो बहुत ज्यादा तुरंत पढ़ेगा, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका काम। थैलेमस का क्या काम है? बाहरी वातावरण का आभास कराना। यदि किसी को पिन चुबा दिए, कुदक पूछ कहे, उसका बाहर का टेम्परेचर बताएगा, जो हमको कोई पिन चुबा दिया, किसी को पीट दिए तो थैलेमस बताएगा, जो हमको बाहरी का टेम्परेचर का मैनेज करेगा, वो बाहर का जो कुछ भी हो रहा है ना उसका आभास कराएगा कौन? थैलेमस। देखिएगा जो शराबी का जो होता है, शराब बहुत ज्यादा पी लेता है, उसको आप कितना पीटिएगा चोट नहीं लगेगा, है ना बाबू? इसको तुम कितना भी पीट दो, है ना, चोट नहीं लगता है। मतलब चोट लगता है लेकिन असर कब पड़ता है? सुबह में। और असर कब पड़ता है? सुबह में। क्यों? क्योंकि जब वो शराब पी लेता है तो उसका थैलेमस काम करना बंद कर देता है। उसका थैलेमस काम करना क्या करता है? बंद कर देता है। अब बंद कर दिया तो वहां पर इसको कितना भी पीटेंगे तो चोट का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि इसका बाहरी टेम्परेचर का मेंटेन नहीं कर पाएगा, बाहरी का वातावरण का जो है आभास नहीं करा पाएगा ब्रेन को, उसको चोट नहीं लगेगा। ठीक है, सुबह जब होगा तो कहेगा कौन पिट लिया था रे, बड़ा दर्द कर रहा है ना? कौन कहेगा? आदमी कहेगा जिसको चोट लगा हुआ है, तो वो पूछेगा सेरिब्रम से। किसे पूछेगा? सेरिब्रम से। कोई था, कौन मारा था हमको? तो सेरिब्रम जिसका तेज रहेगा तो बताएगा हाँ फलना बाबू था। अगर सेरिब्रम कमजोर है तो बोलेगा जो हमरो नहीं याद है। तो जब शराब पीता है तो थैलेमस काम करना बंद कर देता है। उसको कितना भी कुछ कीजिए, टॉर्चर कीजिए, कुछ बोल भी दीजिए, गाली भी दीजिए चार को, उसको याद नहीं रहेगा, क्योंकि इसका थैलेमस क्या है? क्लोज है भी, शराब की वजह से। पिटाई का असर कब पड़ता है? सुबह में, जब इसका थैलेमस वर्क करने लगता है तब। ठीक है, चलिए हाइपोथैलेमस का काम क्या है? प्रेम, घृणा, प्यास, भूख इत्यादि को मेंटेन करना। भूख लगेगा तो हाइपोथैलेमस बताएगा। गर्मी, शरीर के अंदर गर्मी लग रही है तो हाइपोथैलेमस बताएगा, पसीने के जरिए बाहर निकाल देगा, है ना। ठंड लग रही है तो हाइपोथैलेमस बताएगा, शरीर के अंदर में, शरीर के अंदर में। ठीक है, चलिए अब हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मध्य मस्तिष्क। कौन सा? मध्य मस्तिष्क। चलिए दूसरा नंबर मध्य मस्तिष्क। देखिए मध्य मस्तिष्क को दो पार्ट में बांट दिया। मध्य मस्तिष्क को क्या किया? दो पार्ट में बांट दिया, कार्पोरा और सेरिब्रल या पेंडिकल। इससे पहले हम सेरिब्रम पढ़ रहे थे, अभी सेरिब्रल आ गया। क्या आ गया? सेरिब्रल। कार्पोरा, सेरिब्रल या पेंडिकल। देखिए कार्पोरा का काम क्या है? यह दो ही चीज का कंट्रोल करता है, एक तो सुनेगा और एक देखने का। सुनने का और देखने का काम जो कौन करता है? कार्पोरा करता है। और बोलेगा सर आंख कथी करता है? क्वेश्चन आता होगा तुम लोगों को मन में, तुम लोग तो है ही उतना, है ना। तो सर कहेगा आंख कथी करता है? तो आंख फोटो खींचता है बाबू। आंख क्या करता है? फोटो खींचता है, और फोटो खींच के जिसको पास भेजता है वो कार्पोरा के पास भेजता है। और कार्पोरा कहता है ब्रेन को। कार्पोरा इसको ख्याल रखता है जो हो फलना बाबू था, देखेगा और वो देखते हुए बता देगा ये बोलना चाहता है, या फिर सुनेगा तो बोल देगा हाँ ये बोला है। मतलब टोटली काम कार्पोरा का काम क्या है? देखने का और सुनने का काम किसका है? कार्पोरा का है। ठीक है, अब सेरिब्रल या पेंडिकल। सेरिब्रल या पेंडिकल इसका क्या काम है? तो सेरिब्रल और पेंडिकल जो होता है वो ब्रेन को डाइवर्ट करने में, फॉरवर्डिंग करने में, किसमें? फॉरवर्डिंग करने का काम करता है। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर देता है। ब्रेन को क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। यहां पर अभी समझ में नहीं आया हुआ जो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ब्रेन इसको क्या कर देता है? कनेक्ट। देखिए ये हमारा मेन ब्रेन हो गया, मस्तिष्क। और एक सेकेंड ब्रेन भी होता है, आगे हम चर्चा करेंगे। आगे हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे सेकेंड ब्रेन के बारे में भी। तो जब हमारा मस्तिष्क क्या होता है? बिजी हो जाता है बहुत ज्यादा। क्या होता है? बिजी हो जाता है बहुत ज्यादा। तो सेरिब्रल कहता है ओहो ब्रेन बिजी है। ब्रेन क्या है? बिजी है। एक काम करो, कुछ भी हो रहा है उसको ट्रांसफर कर दो, किसको? स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफर कर दो। काय के ब्रेन अभी बिजी है, इसको डिस्टर्ब मत कर। तो स्पाइनल कॉर्ड को सारा काम दे देता है। तो ब्रेन को छोड़ करके स्पाइनल कॉर्ड का काम देना किसका काम है? सेरिब्रल पेंडिकल का काम है। सेरिब्रल या पेंडिकल का काम क्या है? जो जब भी ब्रेन बिजी रहेगा तो ब्रेन को नहीं दे करके किसको दे देगा? कोई भी काम स्पाइनल कॉर्ड को दे देगा। कहेगा ब्रेन अभी बिजी है, मत जाओ उसके पास, उठा पटक उठक देगा, है ना। चलो देखो, तो सेरिब्रल या पेंडिकल समझ में आ गया। दोनों को एक बार फिर से समझ लीजिए। कार्पोरा क्या काम करेगा? देखने का और सुनने का काम करेगा कौन? कार्पोरा। ठीक है, सेरिब्रल या पेंडिकल क्या काम है इसका? जो किसी भी वर्क को यदि ब्रेन बिजी रहेगा तो कनेक्ट कर देगा ब्रेन को, किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। किसको कनेक्ट कर देगा? स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर देगा। कहेगा भाई तुम देखो, इसको हिंदी में मेरू राजा कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या कहते हैं? मेरू राजा। आगे हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। चलिए लास्ट पॉइंट इसका मस्तिष्क का जो पार्ट होता है, इसका लास्ट पॉइंट क्या है? पश्च मस्तिष्क। क्या है? पश्च मस्तिष्क। यह देखिए, यह जो होता है बिल्कुल पीछे, ब्रेन के पीछे की तरफ होता है, यहां पर। ये तो आपका
अग्र मस्तिष्क हो गया ऊपर वाला पार्ट। इसके पीछे जो देखिएगा वहां पर क्या होता है, पश्च मस्तिष्क होता है। यह जो होता है बहुत नाजुक चीज होता है और यहाँ पर सेफ्टी गार्ड भी नहीं दिया गया है इसको, काफी टफ। देखिएगा यहाँ पर अगर हाथ दीजिएगा तो आपको यहाँ पर छेद जैसा दिखेगा, क्या दिखेगा, छेद जैसा दिखेगा, यहाँ पर कोई हड्डी उड्डी नहीं दिखेगा। और यहीं पर हमारा रहता है क्या, पश्च मस्तिष्क रहता है। क्या रहता है, पश्च मस्तिष्क रहता है। यदि यहाँ पर जोर से मार दिया, थोड़ा सा भी जोर से, तो काम खत्म। थोड़ा सा भी जोर से मार दिया तो क्या होगा, काम खत्म। क्योंकि यहाँ पर हमारा स्पाइनल कोड, सॉरी क्रेनियम नामक बोन्स नहीं है। आप हाथ दीजिएगा तो यहाँ पर पता चलेगा, आपको खाली दिखाई देगा, यहाँ पर आपको हड्डी नहीं दिखाई देगा। और यहीं पर हमारा क्या है, पश्च मस्तिष्क है ना। तो यहाँ पर कहता है खास करके ब्रेन पर तो मारना ही नहीं चाहिए, खास करके पीछे हिस्सा पर कभी मारना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा पश्च मस्तिष्क है और यहाँ पर सेफ्टी गार्ड भी नहीं है मजबूत, तो डायरेक्ट मारेगा तो सीधे चोट लगेगा किसको, ब्रेन को, पश्च मस्तिष्क को। जब ये इसको ब्रेन लगेगा तो मौत भी हो सकता है। इसीलिए कहता है पीछे कभी भी नहीं मारना चाहिए, पीछे कभी भी नहीं मारना चाहिए। यहाँ पर छोटा दिमाग, मूवी सब में देखा होगा, यहाँ पर छोटा दिमाग रहता है, वो भी कहता रहता है ना। चलिए अब यहाँ पर इसका वर्क समझ लेते हैं। पश्च मस्तिष्क का दो पार्ट, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। यहाँ पर देखिए नाम थोड़ा तीनों का नाम सेम ही लग रहा है आपको, सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम, तीनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो सेरिबेलम का काम क्या होता है, बैलेंस को बनाने का काम करता है। कौन, सेरिबेलम। चल रहे हैं सीधा, मतलब हमारा बैलेंस बना हुआ है, हम ऐसे चल रहे हैं, क्या हुआ, हमारा बैलेंस बना हुआ है, इसलिए हम चल रहे, क्योंकि सब दिन से चले हुए तो बैलेंस बना हुआ है। अब देखिएगा जो बच्चा होता है वह थोड़ा संभल के चलता रहता है। क्यों, क्योंकि इसका बैलेंस अभी एक्टिव नहीं हुआ है, सेरिबेलम अभी इसका एक्टिव नहीं हुआ है, इसीलिए वो क्या होता है, धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल कभी गिर हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका सेरिबेलम अभी एक्टिव नहीं हुआ, धीरे धीरे। सेरिबेलम जो टोटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा सेरिबेलम उसका उतना ज्यादा तेज रहेगा, जो जितना प्रैक्टिस करेगा सेरिबेलम उसका क्या होगा, उतना ज्यादा एक्टिव रहेगा, उतना ज्यादा तेज रहेगा। आप देखते होइएगा सर्कस में जो होता है, लड़की या लड़का क्या होता है, यहाँ पर बहुत दूर में रस्सी बांध देगा दोनों तरफ और उसके ऊपर पैर देकर के इधर से उधर पार कर देगा। क्या आप कर सकते हैं, नहीं ना, कर सकते हो क्या, नहीं ना, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो सेरिबेलम है वो अभी एक्टिव नहीं है, वो उस लायक नहीं है जो तुम रस्सी को पार कर सके। यदि तुमको कहेगा ये इधर रस्सी बांधेगा उधर रस्सी बांधेगा, बोलेगा पार करना है इनके लिए, तो सेरिबेलम कहेगा ए बकलोला क्या कर रहा है, हमको कभी तो रस्सी पर कुदाया नहीं है, तुम पहले बार लेके चल दिया रस्सी पर इतना दूर, है ना, बीच में जाकर पलाट देगा, गिर उड़ जाएगा, पैर उड़ तोड़ लेगा अपना। तो ऐसा कभी मत करना। क्यों, क्योंकि तुम्हारा अभी सेरिबेलम एक्टिव नहीं है। अब ये टोटली डिपेंड पड़ता है किसके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर। आप मनुष्य को छोड़िए ना, यहाँ पर देखिए ना, सर्कस में देखिएगा हाथी घोड़ा सबको भी सेरिबेलम तेज कर देता है। क्यों, प्रैक्टिस करवाते करवाते इसका सेरिबेलम ठीक कर देता है, वो भी रस्सी पर दौड़ने लगता है। समझा गया। चलिए दूसरा, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो शरीर का जो इंटरनल पार्ट जो होता है, जैसे हम भोजन करते हैं, अब भोजन कर लिए, तो भोजन को तो हम यहाँ पर बिल्कुल पेट के तरफ, पेट के पास तो नहीं पहुंचाते, खाली मुंह में डालते हैं, बाकी काम अपने आप हो जाता है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप हो जाता है। लेकिन वो करवाता कौन है, इसका वो करवाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करवाता है। सांस लेते हैं, कौन देखता है इसको, कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा काम करते हैं, कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे पाचन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम जो वर्क करता है किसके जरिए, कौन करवाता है इसको, मेडुला ऑब्लांगेटा ही करवाता है। सांस लेना हो गया, भोजन करना हो गया, ठीक है, ये सब कौन देखता है, मेडुला ऑब्लांगेटा देखता है। एक बार फिर से की तरफ देख लीजिए, सेरिबेलम ये क्या करेगा, बैलेंस बनाने का काम करेगा। क्या करेगा, बैलेंस बनाने का काम करेगा। यदि किसी सपोज कीजिए, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, बता देते हैं आपको। देखिए जब शराबी जो दारू पी लेता है, बहुत ज्यादा एक्सेस दारू पी लेता है, उसको देखिएगा अजबे डिजाइन में चलता रहता है, चलेगा उधर तो भागेगा इधर, लगता रहता है जो किधर जा रहा है किधर नहीं। कभी कल चलते चलते क्या होता है, गिरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब वो शराब ज्यादा पी लेता है तो उसका सेरिबेलम वर्क करना बंद कर देता है। सेरिबेलम वर्क करना क्या करता है, बंद कर देता है, वो चलना नहीं जानता रहता है, चलेगा उधर गिर जाएगा। फिर वो देखे थे, वो वैसे मूवी पर शॉर्ट्स चला रहे थे, तो वो देखे थे वो खसरा वाला लड़का को, वो क्या किया, बोतल में गिलास में डाल दिया, क्या ओ उजला वाला जो दवा होता है उसको डाल दिया उसमें शराब। हाँ, बगल में वो एनिमल था, वो डॉग था बगल में, उसको लाया पकड़ के उसको पिला दिया। अब उसको भी नशा चढ़ गया, अब वो उठ रहा है फिर बैठ रहा है, उठ रहा है बैठ रहा है, उंगरा रहा है। क्यों, उसका सेरिबेलम
वर्क करना बंद कर दिया है और उसको बैलेंस ही नहीं बन रहा है, चलिए नहीं पा रहा है सही से। जब ये देखिएगा शराबी जब शराब पी लेता है बहुत ज़्यादा, उसका सेरिबेलम क्या करता है, वर्क करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। क्लियर, बैलेंस बिगड़ना चालू हो जाता है इसका। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा शोषण पाचन, ठीक है, शरीर को एक्टिविटी करवाना, जो भी इंटरनल पार्ट होता है, श्वसन पाचन हो गया, इस सब को कंट्रोल करता है। क्लियर, चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। किसको समझ लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले एक चीज और हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं। देखिए, ब्रेन जो होता है, ब्रेन उसमें 12 जोड़ी नसें होते हैं। ब्रेन में 12 जोड़ी नसें होती हैं। कितना होता है, 12 जोड़ी नस होता है। ब्रेन जो होता है, नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, नस जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, तो ब्रेन में 12 जोड़ी नसें, मतलब 12 जोड़ी कितना हो गया, 24 नस जुड़ा हुआ रहता है। किससे, मेन ब्रेन से। किससे, ब्रेन से 24 को नस जुड़ा हुआ रहता है और वह प्रॉपर वर्क करना जानता है, क्योंकि हमेशा से वर्क करता रहता है, तो वो प्रॉपर वर्क करना जानता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे इसका कब उपयोग होने वाला है, अभी उपयोग होगा इसका भी। चलिए देखिए, अभी इससे पहले कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, एक नाम लिया था स्पाइनल कॉर्ड, जो कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, है ना, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हो। यहाँ पर देखिए, मेरुरज्जु, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु, इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसका नाम हमने दे दिया सेकेंड ब्रेन। क्या नाम दे दिया, सेकेंड ब्रेन। और सेकेंड ब्रेन इसलिए इसका नाम दे दिया क्योंकि जब हमारा ब्रेन, मेन जो ब्रेन होता है वो बिजी रहता है, तो बाकी जो काम होता है सेकेंड ब्रेन देखता है। बाकी काम क्या कौन देखता है, कौन, हाँ, सेकेंड ब्रेन देखता है। बाकी काम कौन देखता है, सेकेंड ब्रेन देखता है। ठीक है, क्लियर। देखो, ब्रेन जो होता है, यहाँ पर समझ लो थोड़ा सा ब्रेन के बारे में, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पर मैं ब्रेन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ब्रेन में 12 जोड़ी नसें हैं। कितना है, 12 जोड़ी नसें हैं, मतलब 24 नस। कितना, 24 नस हो गए। ठीक है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें देखिए यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है लगभग 31 जोड़ी नस है। कितना, स्पाइनल कॉर्ड में कितना, 31 जोड़ी नसें। 31 जोड़ी नसें मतलब कितना हो गया, 62 नस। कितना हो गया, 62 नस। 31 जोड़ी नसें होते हैं, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 62। अब आपसे हम एक बात पूछते हैं, बताइए, यदि आपको कहेगा कोई काम एक दिन करने के लिए, उसमें एक दिन बोलेगा करने के लिए उसमें, और आप इसको 1 महीना से करते आ रहा है, उसमें दोनों में फर्क है कि नहीं फर्क है, फर्क है, बिल्कुल फर्क है। हम बताते क्या फर्क है। जो आप एक दिन काम कीजिएगा तो उसको आप सही से परिपूर्ण नहीं कर पाइएगा। नया काम आपको लेकर रहेगा तो क्या किए, उसको कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत कष्ट होगा करने में, लेकिन प्रॉपर वे से इसको नहीं कर पाइएगा। लेकिन आप उसी काम को अगर 1 महीना से लगातार करते आ रहे हैं, उस काम को क्या करें, तो 2 मिनट का काम है, उसको आराम से देख लेंगे। लेकिन पहली बार जो होता है तो क्या होता है, दिक्कत होता रहता है। मतलब यह हमारा कहने का सेंस यह है, जो कोई भी चीज़ को हम प्रैक्टिस से करते हैं, प्रैक्टिस किया हुआ रहता है, उसे हमें करने में आसानी होता है। जो काम हम रोज रोज करते हैं उसको करने में आसानी हो जाता है, लेकिन जो हम काम रोज में नहीं करते हैं, कभी काल करते हैं, तो उसको करने में दिक्कत होता है। सपोज यदि आप रोटी, आपको पहले आएगा, आप कभी रोटी नहीं बेल पाए होंगे, है ना। यदि आपको कहेगा रोटी बेलने के लिए, बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। हम शुरू में आए थे लॉज में पढ़ने के लिए, तो रोटी बेलना नहीं आता था। रोटी बेलना कोशिश किए 1-2 दिन, तो किसी दिन चतुर्भुज बन जाता था, किसी दिन पंचभुज बन जाता था, किसी दिन कुछ बन जाता था कटोरी से। किससे, जो टिफिन का जो कटोरी होता है उससे इसको बेल दिए, कटोरी से काट के तब उसको गोल बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस किया तो क्या हुआ, रोटी थोड़ा बहुत गोल बनने लगा। प्रॉपर गोल तो नहीं, अभी नहीं प्रॉपर गोल बनता है, लेकिन थोड़ा बहुत गोल बन जाता है ना। यही पर यह होता है, जो काम आप सब दिन से करते हैं उसमें आपका प्रैक्टिस बन गया है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो काम आपको कभी काल करते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस नहीं बना हुआ, तो आप इसको करने में थोड़ा सा सक्षम उतना नहीं हो पाते हैं। कर तो लेते हैं, लेकिन अलग अंदाज में करते हैं, है ना, कुछ नए अंदाज में करते हैं। तो यही काम है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। देखिए, ब्रेन जो है किसी भी चीज को रोज देखता है। ब्रेन जो है किसी भी चीज को रोक देता है, उसको पता है हाथ को कैसे मूव कराना है, पैर को कैसे चलाएंगे तो इजीली चल जाएगा, है ना। किसी भी चीज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, यह ब्रेन को बहुत अच्छी तरह पता है। क्यों, क्योंकि वो सब दिन से उसको कंट्रोल कर रखा है।
लेकिन स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, वो कब वर्क करता है, जब ब्रेन जो होता है बिजी रहता है। ब्रेन क्या होता है, बिजी रहता है, तब वो ब्रेन कहता है जो स्पाइनल कॉर्ड हम बिजी हैं, तुम अभी देखना। स्पाइनल कॉर्ड को कहेगा क्या, ब्रेन, जो बाबू हम अभी बिजी हैं, तुम सारे काम को देखना, हमको किसी का कुछ नहीं आना चाहिए, कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, हम बिल्कुल अभी ब्रेन बिजी है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अभी, बाकी सब काम तुम देख लेना। तो ब्रेन तो बैठारी दाना खाया हुआ रहता है कि जी हुजूर बिल्कुल हम देख लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन इस बकलौलवा का क्या है, कभियो तो किया नहीं है, कभियो किया नहीं है, तो कैसे कर पाएगा। ठीक है। अब अच्छा एक चीज हम आप लोगों को बताना भूल गए, जो यहाँ पर ब्रेन, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है, मस्तिष्क से। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आपका मस्तिष्क हो गया, यहाँ तक क्या हो गया, मस्तिष्क हो गया। इसके बाद जो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या यहाँ से लेकर के गर्दन से लेकर के बिल्कुल नीचे तक, पीठ तक आया हुआ रहता है, पीठ के निचली भाग तक आया हुआ होता है। यह जो होता है रीढ़ की हड्डी के, रीढ़ की हड्डी के यहाँ पर एक है, रीढ़ की हड्डी है, एक है रीढ़ की हड्डी है, इसके बीच में स्थित रहता है। इसके बीच में क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड स्थित रहता है। और कहेंगे सर स्पाइनल कॉर्ड सेकेंड ब्रेन हुआ, इसको भी सेफ्टी देना जरूरी है ना। तो इसको सेफ्टी कौन देता है, रीढ़ की हड्डी ही इसकी सेफ्टी देती है, इसके बीच में रहती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके बीचों बीच में रहता है, यही क्या होता है सेकेंड ब्रेन, इसको ही बोलते हैं। देखिए सेकेंड ब्रेन का काम क्या है, जब ब्रेन बिजी रहेगा तो वह काम देखेगा, कौन, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे एग्जाम्पल का देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। यदि मान लीजिए आप बहुत किताब पढ़ रहे हैं, बहुत स्टोरी है, मतलब बहुत बढ़िया स्टोरी है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मन लग पढ़ रहा है, आपको भी मन लग रहा है पढ़ने में, बिल्कुल आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपका कहीं फोकस नहीं, ओनली स्टोरी पर फोकस है, तभी आपका ब्रेन क्या है, बिल्कुल बिजी है, क्या, स्टोरी पढ़ने पर। अचानक आपका दोस्त पीछे से आए, आपको हे क्या होता है, अचानक से डर जाता है, होता है ना ऐसा। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, पीछे से कोई अचानक बिल्कुल सुनसान है, बिल्कुल शांति वातावरण है, कोई कहीं पर नहीं है, यदि आपका दोस्त यहाँ पर आ जाए, टोकियो देख के ए रामू, तुम बहुत अचानक भयंकर डर जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन बिजी था, वर्क कौन कर रहा था, वर्क कर रहा था तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, बाकी देख रहा था, क्योंकि ब्रेन ने कह दिया था बाबू हम अभी बिजी है, हम अभी क्या है, बिजी है, तुम काम देख लेगा ना। स्पाइनल कॉर्ड कोई दिक्कत नहीं सर जी हुजूर, हम यहाँ पर सारा काम देख लेंगे। लेकिन उसके पास क्या है, प्रैक्टिस नहीं है। वो जब ये बोला ब्रेन को देख ले, ब्रेन बोला उसको देखने के लिए, क्या कहा, हाँ बिल्कुल देख लेंगे, वो तैयार हो गया, रेडी हो गया, बिल्कुल अपना 31 नस के साथ, 31 जोड़ी नस मतलब 62 नस के साथ जो रेडी हो गया। तो कुछ भी होगा ब्रेन को मैसेज नहीं देना है, हम ही देखेंगे, हम ही क्या करेंगे, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 62 नस को कह दिया बाबू तुमको जग के रखना है, तुम्हें जग के रहना है, जब ये कोई मैसेज आए लेकर आए, कुछ भी होगा तो तब ये हम ब्रेन को कोई डिस्टर्ब, नो डिस्टर्ब, हम देखेंगे। कौन का, स्पाइनल कॉर्ड का। जब ये इसका दोस्त उसको धक्का दिया या फिर उसको पुकारा, तो उस बकलौलवा का तो प्रैक्टिस तो इसका था नहीं, जो कैसे कंट्रोल करेंगे। बात सुटू नस को कहेगा ए हेलो 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 हेलो, कोई हेलो, बात सुटू नस को जोड़ा दिया, हिला दिया, इसीलिए क्या होता है, शरीर झनक जाता है। सुनिए बात, अचानक कर दिया, क्या कर दिया, अचानक कर दिया। तो बोला ए ब्रेन, तब ब्रेन कहता है कथी बोलो रे, काहे उतना हल्ला कर रहा है, तो ओ ला थोड़े से ना समझ तो हम देख लेते हैं। तब ब्रेन कहेगा ओ ये तो फलना बाबू बोल रहा हूँ क्या कर रहा था, समझ में आया बात। तो इसका तभी से नाम दे दिया एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होती है वो क्या होती है, प्रतिवृत्ति क्रिया, मतलब तुरंत जो काम हो जाता है। जैसे छींक का आना कौन कंट्रोल करेगा, स्पाइनल कॉर्ड देखता है। पलक झपकना स्पाइनल कॉर्ड देखता है, ठीक है। हाथी करना स्पाइनल कॉर्ड देखता है, खांसी करना स्पाइनल कॉर्ड देखता है, ठीक है। जो अचानक क्रिया होती है, जो अचानक क्रिया होती है उसको कौन देखता है, स्पाइनल कॉर्ड देखता है। ब्रेन नहीं देखता है इसको कौन देखता है, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे छींक का आ जाना रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड देखेगा। समझ में आ गया स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। चलिए यही था आपका, मतलब ब्रेन में ये सब जो था ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्रेन में था 12 जोड़ी नस था, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस, सारे नस को प्रैक्टिस दिया हुआ था, बाबू कैसे हैंडल करना है इसको पता था, बिल्कुल बढ़िया से पता था, ठीक है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को पता ही नहीं था, वो कैसे करके उसको दे दिया, ठीक है। जब भी स्पाइनल कॉर्ड वर्क देखता है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन में रहता है। जब ये कोई आया सभी को जगा दिया, जो काम खत्म,
ठीक है, चलिए यही था आपका ब्रेन, मानव मस्तिष्क का ब्रेन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, मैंने आपको सबको बता दिया। आई होप कि आप ह्यूमन ब्रेन को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।